हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है। डियर स्टूडेंट्स, आरसीसी में आईएस कोड 456 में हम कुछ बातें सीख रहे थे। आरसीसी का जो हमारा कोड था एक्चुअली में आईएस कोड 456, इसमें हमारा पार्ट 8 आज होने वाला है। पार्ट 7 हम कर चुके हैं। पिछली क्लास में अगर आपने ध्यान से सुना होगा, मुझे सारे क्लासेस को देखा होगा, साथ के साथ पार्ट देख चुके हैं, तो आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड की कुछ कहानी को सीखे थे। हमने कहा था किसी भी आरसीसी को डिजाइन करने के 3 मेथड हैं। किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर को, आरसीसी स्ट्रक्चर का मतलब है कि स्टील प्लस कंक्रीट का कोई स्ट्रक्चर, ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो कि स्टील और कंक्रीट से बनाया गया होगा, आरसीसी है। तो आरसीसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के 3 मेथड हुए, जिसमें कि एक है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दूसरा है आपका अल्टीमेट लोड मेथड और तीसरा है लिमिट स्टेट मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड पर थे हम थे डब्ल्यूएसएम में। वर्किंग स्ट्रेस मेथड, डब्ल्यूएसएम की कहानी हमने सीखी थी। डब्ल्यूएसएम में सबसे पहले हमारा एनालिसिस का पार्ट शुरू हुआ था। एनालिसिस से ही हमने करस्पॉन्डिंग में हमने जो है अजम्पशन, जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के कुछ अजम्पशन थे उनके बारे में भी डिस्कस किया। कुछ अजम्पशन हमने डिस्कस कर लिए हैं, कुछ आज भी हम सीखेंगे और आगे धीरे धीरे इसका एनालिसिस बढ़ाएंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड का। और जैसे ही वर्किंग स्ट्रेस की कहानी खत्म हो जाती है उसके बाद हम लिमिट स्टेट मेथड पर चलेंगे। और ऐसा नहीं है कि वर्किंग स्ट्रेस की जो कहानी मैं बताने वाला हूँ आपको आगे, वो आपको एलएसएम में नहीं काम आता है, ऐसा नहीं है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड की लगभग 80% जो चीज़ें हैं वो आपके एलएसएम में भी काम आती है। जैसे कि आप जब स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम का कहानी को कुछ समझते हैं, कुछ उसकी डेप्थ को समझते हैं, तो वो जैसे कि आपका बैलेंस सेक्शन है, जैसे कि आपका अंडर इन्फोर्स सेक्शन है, या जैसे कि आप पढ़ते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये सब तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी हेल्प करती हैं। वही चीज़ें होती हैं वहाँ पर भी, बस थोड़ा बहुत जो नोटेशन है, मतलब कि एक्सप्रेशन है, वो अलग होते हैं। बस बताते चलता हूँ आगे। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में डियर स्टूडेंट आपने कहा था इसी मेथड को मॉडुलर रेशियो मेथड, एक बार मॉडुलर रेशियो मेथड भी इसको कहा जा रहा था। क्या बोला जा रहा था? मॉडल रेशियो मेथड। इसी मेथड को आप इलास्टिक मेथड भी कह रहे थे। क्यों कह रहे थे? ये सब तमाम बातें आपको बता रखी हैं, ठीक है। हमारे पास एक अजम्पशन था डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक अजम्पशन था, टोटल, मैंने भले डिस्कस किया था वहां पर, वो टोटल टेंसाइल स्ट्रेसेस, टोटल टेंसाइल स्ट्रेसेस। कुछ अजम्पशन मैं कर चुका हूँ, कुछ हम यहाँ पर ले रहे हैं। कुछ अजम्पशन को मैं दोहरा लेता हूँ क्या क्या हम कर चुके हैं, जिसमें कि मैंने कहा था कि टोटल स्टील और टोटल कंक्रीट को दोनों को इलास्टिक सेम लिया जाता है। साथ ही साथ इफेक्ट ऑफ द क्रीप और श्रिंकेज इग्नोरेबल, क्रीप का इफेक्ट, श्रिंकेज का इफेक्ट इग्नोर किया जाता है। कुछ देर बाद, कुछ समय के बाद उसमें एक अमेंडमेंट हुआ था। m इज इक्वल टू 280/3 सिग्मा सीबी, ये लिया गया है। उसके बाद हमने देखा था कि इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो लेना पड़ा हमें, EC 5000 ऑफ अंडर रूट ऑफ FC के। लेकिन EC एक होता है, एक आपने कहा था शॉर्ट टर्म इलास्टिसिटी, एक कहा था लॉन्ग टर्म इलास्टिसिटी, क्योंकि क्रीप के इफेक्ट को आपको इग्नोर, मतलब कि काउंटर करना था, उस पर प्रिवेंट करना था। साथ ही साथ हमने कहा था कि EC आपका एक सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, एक आपका इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस होता है और एक टेंजेंट मॉडुलस होता है ना। ये सब चीज़ हमने पढ़ चुके हैं। वहीं पर जब हमने लॉन्ग टर्म इलास्टिसिटी देखा था तो हमने क्रीप के इफेक्ट को लिया, जिसमें कि हमने क्रीप कोएफिशिएंट एक टर्म्स आपको समझाया कि क्रीप कोएफिशिएंट क्या है और कितना लेना है, किस समय, कितने समय के लिए। तो ये सब तमाम बातें हो चुकी हैं। आज हम थोड़ा सा अजम्पशन के ही पार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ मैंने एनालिसिस भी साथ में शुरू किया था, जिसमें कि मैंने आपको कॉलम पर एक लोड लगाया था। लोड लगाने के बाद वहाँ पर मैंने प्रूव कराया था कि जो M है, एक नया एक चीज़ हमने जो सीखी है मॉडुलर रेशियो, ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। वहीं से हमने इक्विवेलेंट में बता रहा हूँ उस पर आगे। फिलहाल इस अजम्पशन को देख लेते हैं। टोटल टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन बाय स्टील ओनली, स्टील ओनली। टोटल टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन बाय स्टील ओनली। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। जब हम कहते हैं कि टोटल टेंसाइल स्ट्रेसेस इज टेकन बाय द स्टील ओनली, इसका मतलब होता है कि हम सरासर तौर पे कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट, इसका मीनिंग है कि हम क्या कर रहे हैं,
इस अजम्पशन का मतलब है नेग्लेक्टेड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब आप में से कई लोग समझ रहे होंगे कि सर टेंसाइल स्ट्रेंथ तो कंक्रीट में होती नहीं है, कंक्रीट में तो केवल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, तो क्यों नहीं इग्नोर करें? इग्नोर करने की तो कोई बात ही नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ तो ठीक है, स्टील में तो होती है भाई, स्टील में तो दोनों चीज़ें बढ़िया मतलब ठीक ठाक होती है, टेंसाइल फोर्स भी ले सकता है वो और आपका कंप्रेसिव फोर्स भी ले सकता है। लेकिन कंक्रीट क्या है ना, कंप्रेशन में बहुत अच्छा मजबूत होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी खूब बढ़िया होती है। लेकिन ये बात भी सच है कि उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है। कैसे कैसे ध्यान से समझना। ये था कोई सेक्शन डियर स्टूडेंट, और इसको मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ ये कौन सा सेक्शन है। ये हमने कहा था ये न्यूट्रल एक्सिस है। ये क्या है दोस्तों? ये न्यूट्रल एक्सिस है। ये आपका ये न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आपका कंप्रेशन जोन था, कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ। जब आपका बीम बैंड होता है तो ऊपर वाला जोन कंप्रेशन, एक प्लेन आता था, एक न्यूट्रल प्लेन है ना, ऊपर वाला जोन कंप्रेशन, नीचे वाला जोन टेंशन। हम लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट, नोट में लिखूंगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट में, हम लोग जानते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज दी 10%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10% ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और ये बात सुन के कई लोगों को झटका लग रहा होगा, सर ऐसा होता था? हाँ भाई ये सच है, हमको पता नहीं था, लेकिन ऐसा जरूर है कि कहीं ना कहीं ये जो टेंशन जोन है, टेंशन जोन में डियर स्टूडेंट कहीं ना कहीं आपका इतना परसेंट 10% ये भागीदारी निभा रहा होगा। कुछ ना कुछ जो भी टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, कुछ ना कुछ 10% तक लगभग आपके टेंसाइल स्ट्रेसेस कौन झेल रहा होगा? तो वो झेल रहा होगा कंक्रीट भी। लेकिन उस चीज़ को हम इग्नोर कर रहे हैं, और अगर इग्नोर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसकी जगह भी हमें एडिशनल स्टील डालना पड़ेगा। क्या कह रहा हूं कि जब आपका कंक्रीट झेल सकता था, पहला तो नुकसान ये, ध्यान से सुनना, 2 पॉइंट है WSM के इंपॉर्टेंट। यहां पर पहला पॉइंट तो यह है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इतना 10% ये झेल सकता था कंक्रीट, लेकिन उसकी जगह भी हमें स्टील ही डालना पड़ेगा, क्योंकि डिजाइन में हम इसको इग्नोर कर दे रहे हैं। तो उसकी जगह एडिशनली लोड को झेलने के लिए या टेंसाइल स्ट्रेसेस को झेलने के लिए हमें एडिशनल बार डालनी पड़ेंगी, है ना, बार डालनी पड़ेंगी। डाल दी हमने, समझ गए बात को। अब दूसरा पॉइंट समझो, डियर स्टूडेंट, एक्चुअली में हमने कहा था कि हमारा जो यहाँ पर ये मेथड है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इसमें हम केवल कहाँ तक चलते हैं? वर्किंग स्ट्रेस तक। मतलब कि स्टील, माइल्ड स्टील को याद करो, उसके केवल हम कहाँ तक चलते हैं? इलास्टिक जोन तक। जब तक कि वो आपका यील्डिंग जोन जा सकता है, स्ट्रेन नेकिंग जा सकता है, स्ट्रेन हार्डिंग जा सकता है। स्टील कभी यूटिलाइज नहीं करा है। जहाँ 200 स्टील पे ही काम हो सकता था फुल यूटिलाइज करके, वहाँ उन 200 स्टील का ही आधा स्ट्रेंथ आपने ले रखा है, तो फिर आपको 200 और लगानी पड़ेंगी। तो स्टील वहाँ से भी बढ़ गया, यहाँ से भी बढ़ गया, इसलिए इसको महंगा कहते थे हम, अनइकोनॉमिक आता था ये, ठीक है, लेकिन सेफर ज़्यादा है। मैं बताऊंगा कैसे। तो डियर स्टूडेंट, ये जो एरिया है, इस एरिया को नेग्लेक्टेड किया जा रहा है, इस एरिया को नेग्लेक्टेड किया जा रहा है दोस्तों, जबकि इतना झेल सकता था एक कंपनी टेंशन जोन में। तो ये हो गई बात आपकी, पहली बात तो ये, ठीक है। तो WSM की पहली बात ये हो गई। दूसरा जम्पशन, मतलब कि नेक्स्ट अजम्पशन आपका आज का दूसरा अजम्पशन देखो। अजम्पशन नंबर 2 है हमारा, सेकंड नंबर जो है वो ये है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ, मतलब कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ steel and concrete taken as straight line। क्या है? stress and strain system of steel and concrete under working load is straight line। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या समझे? क्योंकि वैसे मैंने आपको कहा था कि स्टील का भी यूटिलाइज हम करते हैं केवल कहां तक? इलास्टिक पॉइंट तक, है ना, हुक्स लॉ तक वैलिड।
तो हम तो यहाँ तो पहुँच ही नहीं रहे, इतने स्टील का यूटिलाइज नहीं, जबकि इतना स्ट्रेन ये झेल सकता था, लेकिन इसको हमने इग्नोर कर रखा है। मतलब कि इस अजम्पशन का मीनिंग ये है कि हमने जितना भी स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन देखेंगे सब ये वर्किंग लोड तक होगा, वर्किंग लोड तक ही केवल होगा। मतलब कि हम बात कर रहे हैं वर्किंग लोड का मीनिंग है कि डियर स्टूडेंट, हम जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ेंगे स्टील के लिए या स्ट्रेस के लिए, मतलब कि कहने का मेरा मतलब है, हम आगे बढ़ाएंगे आपको कि स्ट्रेन डायग्राम भी आपका ऐसे बनेगा, ठीक है ना, और स्ट्रेस डायग्राम भी आपका सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, मतलब कि लीनियर बिहेवियर के साथ बनेगा। समझ गए होंगे अब आप। यहां पर बल्कि इसको कहते हैं स्ट्रेन इन कंक्रीट, स्ट्रेन इन स्टील, दिस इज द स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेन डायग्राम या स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, और हम इसको कहेंगे स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम। तो ध्यान रखिएगा WSM में कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि WSM में हम किस तरह का बिहेवियर रखते हैं, रिलेशनशिप क्या रहता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, स्टील और कंक्रीट दोनों के लिए, तो हम कहेंगे कि लीनियर बिहेवियर रहता है, स्ट्रेट लाइन रहता है, जिसमें कि हमारा y = mx⁴ स्ट्रेट लाइन। LSM में आपका आपने वो देखा होगा, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखा होगा, तो पैराबोलिक नेचर जाता है। खैर, तो यहाँ पर इसको सिग्मा CBC कहते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, और इसको हम सिग्मा ST/m कहते हैं। ये सिग्मा ST/m क्या है एक्चुअली में, ये इन टर्म्स ऑफ हम कंक्रीट लिखते हैं ना, उसकी वजह से आता है, बता रहा हूँ मैं, उस पर आगे आ रहा हूँ। तो इतनी चीज़ें आपकी जो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड के एनालिसिस, मतलब कि अजम्पशन वाले पार्ट हैं डियर स्टूडेंट। और यहाँ पर ई लेने की अगर मैं बात करूँ, ई की मैं बात करूँ, तो ई का मान तो आप जानते ही हैं, ई का मान तो आप जानते हैं कि ई का मान क्या होता है, 2 × 10⁵ Nm/mm² होता है, ये सब लोग जानते हैं। क्लियर है, कोई समस्या यहाँ तक? एनालिसिस शुरू करें, चलेगा। एनालिसिस पर आते हैं दोस्तों। एनालिसिस पर हमने सबसे पहले ये चीज़ आपको पता थी, ये कहाँ से आई है। एनालिसिस पर शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पर ध्यान से देखना, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो टोटल फोर्स आएगा किसी मेंबर में, याद है आपको, मैंने कहा था कि कोई कॉलम है, लोड लगाओ जिसमें कि स्टील भी होगा, कंक्रीट भी होगा। मैंने वहाँ पर कहा था कि उसको ब्रेक करके रखेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे आपको, पिछली क्लास को देखना। तो P = स्ट्रेस इन स्टील एरिया ऑफ स्टील प्लस स्ट्रेस इन कंक्रीट एरिया ऑफ कंक्रीट हमने कहा था। हमने कहा था कि ये कुछ कॉलम है जिसमें कि लोड आएगा P, यहाँ पर स्टील भी है और कंक्रीट भी है, तो टोटल लोड जो होगा वो होगा लोड टेकन बाय स्टील प्लस लोड टेकन बाय कंक्रीट। तो लोड क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया, फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। वही किया मैंने, कोई अलग नहीं किया है ना, किया था कि नहीं किया था। यहीं से आगे जाके हमारे पास जब हमने चेंज इन लेंथ का रिलेशन देखा था, मतलब कि हमने कहा था कि जितना कॉन्ट्रैक्शन जब आप लोड लगाओगे तो जितना कॉन्ट्रैक्शन स्टील में होगा उतना ही कॉन्ट्रैक्शन आपका स्टील में होगा। हमने कहा था कि PL चेंज इन लेंथ जो होता है PL/A होता है। फोर्स इन स्टील, लेंथ तो ओरिजिनल आपका रहेगा ही, एरिया ऑफ स्टील इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। फोर्स इन कंक्रीट L आपका रहेगा, एरिया ऑफ कंक्रीट इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। यहाँ से L से L कैंसिल हुआ था, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस इन स्टील हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस इन कंक्रीट हो जाएगा, है ना, ES तो है ही आपका। अरे याद आ रहा है ना आपको, ऐसे तो नहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, स्ट्रेस इन कंक्रीट अपॉन EC, है ना। यहीं से हमने देखा था कि सर ES/GC इज इक्वल टू ES/EC इंटू सिग्मा C। ES/EC जो होता है ये मॉडुलर रेशियो होता है M। अब यहाँ पर इसी वजह से हम लिख सकते थे इसको कि सर सिग्मा S इज इक्वल टू M टाइम्स ऑफ सिग्मा C। तो यही चीज़ तो मैंने क्या है, यहाँ पर जो आपका स्ट्रेस इन स्टील है, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर रख दिया आपने, चाहे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिग्मा S की जगह मैंने रख दिया था MAS, ठीक है ना, उसको कॉमन ले लिया, सिग्मा C उधर भी रहा होगा इधर भी रहा होगा, सिग्मा C को कॉमन ले लिया। यहाँ से आपका ये जो MAS प्लस AC है ना, ये टोटल इक्विवेलेंट एरिया कहलाता है, इसको बोलते हैं हम टोटल इक्विवेलेंट एरिया। अब ये टोटल इक्विवेलेंट एरिया का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जब आप किसी पूरे सेक्शन को इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट करें या पूरे सेक्शन को इन टर्म्स ऑफ स्टील करें, तो इस वजह से आप क्या करते हैं, मतलब कि आपको तकलीफ नहीं होगी फिर आपको कैलकुलेशन में, जब आप पूरे सेक्शन को एक टर्म में कर दो, या तो कंक्रीट के टर्म में करो या तो स्टील के टर्म में करो। वैसे हम कंक्रीट के टर्म्स में करते हैं। देखो, हम जब एरिया ऑफ स्टील लिखेंगे, यहां से स्ट्रेस इन स्टील दिस इज इक्वल टू M टाइम्स ऑफ सिग्मा C आया था हमारा, यहां से हमारा प्रूफ करके आया था, स्ट्रेस इन स्टील दिस इज टेकन एज M, मतलब कि जो स्ट्रेस स्टील झेलता है वो ज्यादा झेलता है। M का वैल्यू भी मैंने आपको बताया था, M का तरीका भी बताया था, किस ग्रेड के लिए कितना रखना है, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सब चीजें बता रखी है पिछली क्लासों में।
तो इस m को यहाँ पर रख दिया, चलो ठीक है। देखो एरिया ऑफ स्टील दिस इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ AS के बराबर होना चाहिए, ये कहने का मतलब है इक्विवेलेंट एरिया का। क्या समझे? मतलब कि m एरिया जो स्टील का एरिया था, अगर आप एरिया इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट लिखोगे तो AS इंटू m करना पड़ेगा दोस्तों। स्ट्रेस अगर आप T लिख रहे हो स्टील में, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट T अपॉन m करना पड़ेगा। एरिया ऑफ आपका AS है, तो यहां पर आपको मतलब कि दो चीजें हो गई, क्योंकि ये स्ट्रेस कम झेलता है ना, कंक्रीट आपका कम झेलता है, तो इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट आपने T अपॉन m से कम करवा दिया। एरिया आपका AS जो है स्टील का जितना होगा उसके ज्यादा होगा, आपका कंक्रीट में ज्यादा डालना पड़ेगा। इतना तो आपके दिमाग में दो चीजें हो गई ना, कि स्ट्रेस स्टील की कंपेयर में कम झेलता है तो कम करवा दिया, एरिया स्टील से कंपैरिजन करोगे तो ज्यादा कंक्रीट डालना पड़ेगा, तो MAS, इसका कंक्रीट का जो MAS है वो बराबर होगा स्टील का केवल AS के। स्टील का जो स्ट्रेस झेलने की क्षमता है T, इसकी झेलने की क्षमता T अपॉन m के हिसाब से, तब जाके इक्विवेलेंसी होगी। कहने का मतलब ये है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी सेक्शन को लिख रहे थे, ये सेक्शन मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये सेक्शन क्या है, जब आप किसी सेक्शन को लिख रहे थे, ध्यान से देखना, ये लिख रहे थे आप, ये न्यूट्रल एक्सिस है आपका, यहाँ पर आपका B है विड्थ, तुम्हारा कंप्रेशन जोन है और ये टेंशन जोन है, यहाँ तुमने स्टील डाला है, सपोज दैट ये स्टील डाला है। तो जब आप इक्विवेलेंट एरिया देखते हो, जब आप इक्विवेलेंट एरिया देखते हो, या आप ट्रांसफॉर्म सेक्शन भी इसको कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्म सेक्शन भी इसको कह सकते हैं दोस्तों। क्या कह सकते हैं? ट्रांसफॉर्म सेक्शन। तो ये तो तुम्हारा ठीक है, ये वाला जोन तो तुम्हारा क्या हो गया, कंप्रेशन जोन हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। ये वाला पूरा क्या हो गया, कंप्रेशन जोन हो गया, ठीक है, ये पूरा कंप्रेशन जोन हो गया। अब इधर वाला जो स्टील है आपका, इधर तो कुछ है नहीं ना, हम मान के नहीं चल रहे ना, इधर क्योंकि पूरा का पूरा टेंशन जोन है, इस कंक्रीट को तो हम उधर पूरा इग्नोर कर दे रहे हैं कि यहाँ कोई कंक्रीट है ही नहीं, मतलब कि है क्या यहाँ, यहाँ तुम्हारा स्टील है दोस्तों। क्या है? स्टील आपका, ये हमने स्टील मान लिया, यहाँ पर ये क्या है, स्टील है, ये हमने क्या मान लिया, स्टील मान लिया, ये पूरा का पूरा आपका स्टील है। इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट ट्रांसफॉर्म सेक्शन, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेक्शन या ट्रांसफॉर्म सेक्शन, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेक्शन, या तो इसको आप इक्विवेलेंट सेक्शन कहो, या इसी को आप ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन कहो, ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन, इक्विवेलेंट सेक्शन कहो या ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन कहो। समझ के बात को? अब इसका तरीका है, ध्यान से समझना क्या बताने वाला हूं, समझना इसकी कहानी को। हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट कि जब, अब देखिएगा, हर एक मेंबर का तरीका होता है कि उस पर जो टोटल लोड एक्ट करेगा उसके CG पर करता है। जैसे मैं कहूँ कि कोई भी कॉपी है, ये कोई भी आपका रेक्टेंगल, जैसे ये किताब की मैं बात करूँ, ये जैसे बुक है, ये बुक रेक्टेंगल है, तो इसका टोटल फोर्स कहाँ पर एक्ट करेगा, इसका CG पर। ये जैसे मैं सर्कल की बात करूँ, सब लोग जानते हैं इस बात को, जैसे मैं सर्कल की बात करूँ तो इसका टोटल फोर्स कहाँ पर एक्ट करेगा, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। जैसे मैं रेक्टेंगल की बात करूँ तो इसका टोटल सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर टोटल फोर्स एक्ट करेगा D/2 पर। तो ऐसा ही डियर स्टूडेंट आपका हर एक बॉडी का टोटल फोर्स जो एक्ट करता है उसके CG पर एक्ट करता है, आप सब लोग जानते हैं इस बात को। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं कंप्रेशन जोन की बात करूँ तो इसका टोटल कंप्रेशन फोर्स इधर जनरेट होगा। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये जो बार के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ये हमने इसको इक्विवेलेंसी में चेंज कर दिया है, इसको ट्रांसफॉर्म सेक्शन कहें। और ये जो एरिया होगा ना दोस्तों, ये एरिया क्या कहलाएगा, ये आपका MAST कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये एरिया MAST कहलाएगा, ठीक है। तो इसके CG पर हम जो है टोटल लोड, जो टेंसाइल लोड है उसको ऐड करते हुए मानेंगे। ये मतलब किसकी CG पर टोटल टेंसाइल लोड आ रहा होगा, मतलब कि हमारा जो टोटल कंप्रेशन फोर्स जो आपका आएगा इसके CG पर लगेगा। जबकि यहाँ पर आपका इसका टेंशन जोन में तो यहाँ तो है नहीं, हम मान नहीं रहे कुछ, केवल स्टील मान रहे हम यहाँ पर, स्टील के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही तो जाएगा टोटल फोर्स, यहाँ कुछ और है ही नहीं ना, केवल स्टील है, और स्टील सर्कुलर बार है, सर्कुलर बार के CG कहाँ पर होते हैं, इसके डायमीटर के हाफ से, तो इसीलिए हम इसके बार के हाफ से कराते रहेंगे। अब आपको पता होगा कि ये जो टोटल डिस्टेंस कहलाती है, इसी को तो हम कहते हैं लीवर आर्म। ये जो टोटल डिस्टेंस कहलाती है डिस्टेंस, इसी को तो हम कहते हैं लीवर आर्म। यही डिस्टेंस तो कहलाती है आपकी लीवर आर्म। आपने सुना होगा कई दफ़ा मेरे साथ, इसी को हम कहते हैं लीवर आर्म। और लीवर आर्म क्या है? लीवर आर्म अगर आप सुने ध्यान से, दिस द डिस्टेंस बिटवीन, ध्यान से सुनेगा, लीवर आर्म
दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टोटल रिजल्टेंट फोर्स इन कंप्रेशन जोन टू दी टोटल रिजल्टेंट फोर्स इन टेंशन जोन। मतलब कि कंप्रेशन जोन का जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स है यहाँ पे लग रहा है, टेंशन जोन का जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स है यहाँ पर लग रहा है, इन दोनों के जो बीच के डिस्टेंस है उसी को हम कहते हैं लीवर आर्म, इसी को कहते हैं दोस्तों लीवर आर्म। अभी निकालना कैसे, निकालने का भी बहुत आसान तरीका मैं बताऊंगा आगे आपको। फिलहाल अब लीवर आर्म समझ गए, कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। अब इसको एनालिसिस कैसे करते हैं दोस्तों, इसको एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है, इसको एनालिसिस कैसे करते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेन डायग्राम। अब देखो इसको एनालिसिस कैसे करते हैं उसकी सब बात समझना। हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम सबसे पहले एनालिसिस लीवर आर्म को मैं छोटे में लिख देता हूँ, यहाँ पर लीवर आर्म लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना होता है इसकी कहानी, जो शुरुआत होती है एनालिसिस का पार्ट मैंने शुरू कर दिया है, वो होता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्या होता है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। दो चीजें हैं, एक होता है आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और एक होता है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या है ना, ये बहुत आसान है, इसको निकालने का जो तरीका है बहुत आसान है। कैसे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को निकालने का WSM में अलग तरीका होता है, LSM में अलग तरीका होता है। WSM में जो निकालने का तरीका है, पहले ही आपसे क्वेश्चन हो सकता है, हाउ कैन यू कैलकुलेट, हाउ कैन यू एक्सप्लेन एंड हाउ कैन यू कैलकुलेट दी expression for the actual depth of neutral axis in case of the WSM working stress method। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे WSM में एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को निकालना। तो आप तुरंत कहना वहाँ पर कि सर हम एक्चुअली में जो, क्योंकि आपने डिजाइन किया होगा, एनालिसिस पढ़ा होगा, तो आप तुरंत बता दोगे, नहीं पढ़ा होगा तो फिर रटा वाला काम नहीं होगा वहाँ पर, है ना। तो वहाँ पर आप कह देंगे कि सर हाँ, हमने जो डिजाइन जब हम पढ़ते थे तो वहाँ पर एनालिसिस के दौरान हम इसको क्या करते थे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एरिया जो हम कंप्रेशन जोन के लिखते थे उसी को बराबर कर देते थे एक्चुअल एरिया ऑफ टेंशन जोन। कहने का मतलब है मैं यहाँ पर लिखूंगा मूवमेंट ऑफ एरिया, मूवमेंट ऑफ एरिया इन कंप्रेशन जोन इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ एरिया इन टेंशन जोन। समझे बात को। अब सवाल तो ये होता है कि सर मूवमेंट ऑफ एरिया क्या चीज होती है। ये मूवमेंट ऑफ एरिया अगर आप बात करें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेसिक होता है और आपने पढ़ा होगा जब भी आप कभी लिखते हैं मूवमेंट ऑफ एरिया, इसका मतलब होता है कि इस बॉडी का, जिस बॉडी का मूवमेंट ऑफ एरिया ले रहे हैं, किसके अबाउट ले रहे हैं। सबसे पहली बात तो आप मूवमेंट ऑफ एरिया जो लेते हैं अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस लेते हैं दोस्तों, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस लेते हैं, ध्यान रखना इस बात को। तो न्यूट्रल एक्सिस आपका ये है जी, ये है न्यूट्रल एक्सिस, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है दोस्तों। अब इस फिगर को देखेंगे आप, यहां पर देखा जाए तो इसकी चौड़ाई रही होगी टोटली b, तो यहां पर भी आप b कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि इसका टोटल डेप्थ जो रहा होगा कुछ ऐसा रहा होगा टोटल डेप्थ, लेकिन उससे मतलब नहीं हमें यहाँ पर, हमें तो मतलब है इसकी इफेक्टिव डेप्थ से। इफेक्टिव डेप्थ आपकी यहां से लेकर कहां तक की दूरी है, कहां से कहां तक की दूरी है सर, ये है इफेक्टिव डेप्थ, यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, ये हो गई आपकी इफेक्टिव डेप्थ। ओके, इफेक्टिव डेप्थ की कहानी भी खत्म हो गई, ये लो, ये हो गया इफेक्टिव डेप्थ। अच्छा, इफेक्टिव डेप्थ चलो हमें पता लग गया, बी पता लग गया, अब हमें काम हो जाएगा इसी से। देखो कैसे, देखो जरा हमें ध्यान रखना है कि जब भी आप मूवमेंट ऑफ एरिया निकालते हैं तो इसके लिए हमारे पास दो चीजें पता होनी चाहिए, ए इंटू एक्स बार, अगेन ए इंटू एक्स बार, ये होता है मूवमेंट ऑफ एरिया निकालने का तरीका। लेकिन एरिया अलग अलग है। जब मैं कंप्रेशन जोन की बात करूंगा तो एरिया भी कंप्रेशन जोन का आएगा और एक्स बार जो आएगा वो भी कंप्रेशन जोन की डिस्टेंस सीजी आएगी और वो भी न्यूट्रल एक्सिस से। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले इसको हटा दो, अभी इसको लिखते हैं पहले, मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ कंप्रेशन। मूवमेंट ऑफ एरिया कंप्रेशन की बात किया जाए तो ध्यान से सुनना, तरीका है एरिया इंटू एक्स बार। एरिया का मतलब होता है, ए का मतलब है एरिया ऑफ कंप्रेशन जोन, एक्स बार का मतलब होता है दिस द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू द सीजी ऑफ कंप्रेशन जोन। कंप्रेशन जोन के सीजी से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक की दूरी होगी। तो चलो निकाल देते हैं। एरिया की बात किया जाए तो b इंटू एक्स ए मैं कह देता हूं इसको, कैसे समझे सर, हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि जो आपकी एक्चुअल डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस है, एक्चुअल डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस है यहां से लेकर, ध्यान से समझना, एक्चुअल डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस है यहां से लेकर इस दूरी को मैं क्या मान के चल रहा हूं, इसको मैं एक्स ए मान के चल रहा हूं। क्या मान के चल रहा हूं दोस्तों, एक्स ए मान के चल रहा हूं, एक्स ए।
एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ओके, तो बस क्या था, इस पूरे रेक्टेंगल सेक्शन का वेरी एरिया नहीं बता सकते आप, इस रेक्टेंगल सेक्शन का एरिया नहीं बता सकते आप, बिल्कुल बता सकते हैं। रेक्टेंगल का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, तो बी इंटू एक्स से एरिया आ गया। लेकिन और भी चाहिए आपको इसमें कुछ, क्या चाहिए सर, बी इंटू एक्स ए इंटू द एक्स बार, दिस द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि उसके अबाउट ही आप कर रहे हैं, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी आपका कंप्रेशन जोन का यहाँ पे लग रहा है। तो भैया आप सब लोग जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस हो जाएगा सर, ये हो जाएगा एक्स ए बाई टू, क्योंकि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेक्टेंगल है तो हाफ पे पड़ेगा, ये भी एक्स ए बाई टू, ऊपर वाला भी एक्स ए बाई टू, तो सीजी पड़ गया आपका एक्स ए बाई टू। गजब हो गया सर। अगेन ये तो आ गया आपका क्या, एरिया किसका, एरिया इंटू एक्स बार, मतलब मूवमेंट ऑफ एरिया आ गया कंप्रेशन जोन का। अब आते हैं इधर मूवमेंट ऑफ एरिया इन टेंशन जोन। तो टेंशन जोन में आपको क्या करना है, सबसे पहला तरीका वही है मूवमेंट ऑफ एरिया निकालने का, एरिया इंटू एक्स बार। तो एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, एरिया की बात किया जाए तो एरिया इस पूरे का जो आपने इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट कर दिया है, तो आप MAST कहोगे, क्योंकि अब एरिया मैंने जब भी कहा आपको कि MAST लिखना है, इक्विवेलेंट एरिया। तो एरिया आपका, क्योंकि टेंशन जोन में तो और कुछ है ही नहीं ना, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ कंक्रीट भी है और चीजें भी तो होंगी, एरिया नहीं, यहाँ पे केवल स्टील हम मान के चल रहे हैं, नीचे भी आप क्रैकिंग मान के चलते हैं, इधर भी कुछ नहीं है, बस केवल स्टील बार मान के चलते हैं कि यही ले रहा है, भले आपका कंक्रीट भी ले रहा है लेकिन उसको हम इग्नोर कर दे रहे हैं, ये डिजाइन के स्टेप्स हमारे हटा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास केवल स्टील है तो स्टील का ही एरिया लेंगे, जिसको हम इक्विवेलेंट एरिया ले रहे हैं MAST, ले लिए MAST। अब सवाल यह है कि सर एक्स बार क्या लें हम, एक्स बार अगेन वही डेफिनेशन है, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू द सीजी ऑफ द जोन। तो जोन आपका टेंशन जोन है, इसका सीजी कहां पर पड़ेगा, सबसे पहला सवाल यह है सर, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा यहीं पर तो पड़ेगा दोस्तों, इसके बार के सेंटर से ही तो पड़ेगा, काहे घबराते हो। तो इसके बार के सेंटर से ये वाली जो दूरी है, कोई बता सकता है सर, आराम से बता सकते हैं सर, ये हो जाएगा d माइनस एक्स ए, क्या कितने लोगों ने बताया, d माइनस एक्स ए, कैसे, अरे टेंशन जोन का सीजी पॉइंट ये है, यहां से न्यूट्रल एक्सिस की दूरी निकालनी थी, ये जो पूरी दूरी है आपकी यहां तक ये d है, d में से आप x ए घटा दो तो आ जाएगा क्या, समझ गए बात। तो यहां से आपका x बार जो आ चुका है d माइनस एक्स ए आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट ये जो एक्सप्रेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा आपके एग्जाम में काम भी आएगा और आपसे पूछा भी जाएगा। बी एक्स स्क्वायर बाई टू दिस इज इक्वल टू MAST d माइनस एक्स ए, d माइनस एक्स ए। तो ये फॉर्मूला जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला WSM का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दोस्तों। बी एक्स स्क्वायर बाई टू दिस इक्वल टू MAST है, ये सही कर देना इसको, MAST, मॉडुलर रेशियो m है और एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील। अब आपके जो है ये बार जो है आपके 4 बार हुए हैं, तो आप 4 का डाई निकाल लेना, क्योंकि AST का मतलब होता है सर्कुलर डायामीटर के बार है, तो पाई बाई 4 ऑफ d स्क्वायर से निकालना, एक का जितने बार है नंबर ऑफ बार करके आप AST निकाल देना। मॉडुलर रेशियो आपका जो है किस पे डिपेंड करता है, इस कंक्रीट के ग्रेड पर। इफेक्टिव डेप्थ तो आपको पता ही है, बी विड्थ ऑफ सेक्शन, एक्स से निकाल देंगे यहाँ पर, सिर दराज लगा के यहाँ पर जब हम डिजाइन में जाते हैं, बोले आपको जानने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर एक बाइनोमियल इक्वेशन आती है, द्विपदीय प्रमेय, तो बाइनोमियल इक्वेशन आती है जिसको हम करते हैं सिर दराज फॉर्मूले से, है ना। चलिएगा खैर, तो ये हो गई आपकी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की कहानी, क्या हो गई, न्यूट्रल एक्सिस की कहानी। डियर स्टूडेंट यहाँ पर WSM में दोस्तों वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ध्यान से देखना, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ठीक है, यहां पर आपका स्टील का जोन हो गया, तो हमारा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम जो है वो बनाना चाहता हूं मैं आपके लिए, ठीक है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम है वो बनाना चाहता हूं। वैसे तो मैंने बता भी दिया आपको,
ये बन गया जी, ये बन गया आपका स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है, ये बन गया आपका स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। स्ट्रेस डायग्राम जो है कैसे बनेगा, सिग्मा सीबीसी, सिग्मा सीबीसी को भाई कई किताबों में आप या तो सी लिख दो, है तुम्हारा न्यूटन पर mm स्क्वायर में, और आप चाहे तो लिख सकते हैं मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट की बात हो रही है। और यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि आप सिग्मा st अपॉन m लिखना, और यह स्ट्रेस इन कंक्रीट। अरे यार ये तो आपने खुद ही प्रूव किया है ना, सिग्मा st इज इक्वल टू m सिग्मा c। अगर इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट चाहिए आपको दिस अपॉन दिस हो जाएगा क्या, तो यही तो मैंने किया है। चलो खैर, तो ये आपका जो है आप देख रहे हैं कि लीनियर रिलेशन रहता है WSM में, स्ट्रेस डायग्राम भी और स्ट्रेन डायग्राम भी आपके दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, सॉरी स्ट्रेस डायग्राम है ये। चलिए, ये फिगर मैंने इसलिए बताया डियर स्टूडेंट, एक्चुअली में हम सभी लोगों को पता लग गया है कि ये यहाँ से इसके CG पॉइंट्स होते हुए ये वाली जो दूरी है यहाँ पर, ये यहाँ पर टोटल कंप्रेशन फोर्स एक्ट हो रहा था, जस्ट पहले मैंने कहा था, और यहाँ पर जो है टोटल टेंसाइल फोर्स एक्ट हो रहा था, मैंने पहले भी कहा था आपको। डियर स्टूडेंट यही तो कहलाता है आपका लीवर आर्म, इसी को तो हम कह रहे थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है यही दूरी तो कह रही थी आपकी लीवर आर्म, इसी को हम क्या कह रहे थे दोस्तों, लीवर आर्म। क्या आपको पता लग रहा है कि लीवर आर्म कुछ ऐसे निकाल सकते हैं आप, d-xa/3। अगर कभी लीवर आर्म निकालना हो, ये डिस्टेंस है लीवर आर्म, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द रिजल्टेंट फोर्स इन कंप्रेशन टू द रिजल्टेंट फोर्स इन टेंशन, एंड दिस इज कैलकुलेटेड बाय d-xa/3, d-xa/3। और आप जानते हैं कि xa/3 क्या है सर, ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये xa/3 है। कैसे पता लगा सर, हम सब लोग जानते हैं कि ये है न्यूट्रल एक्सिस, और इसी को हम कहते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, xa। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर, ये तो इसमें मत दिखाओ आप, ये तो तुम्हारा स्ट्रेन डायग्राम है, स्ट्रेस में दिखाओ, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर कहीं जाएगा। इधर वाली दूरी आपके xa/3 और नीचे वाली क्या हो जाएगी 2xa/3, है ना, ये xa/3 है ऊपर वाला, और ये वाला क्या हो जाएगा 2xa/3, है ना, जानते हो कि नहीं जानते हो। तो बस क्या है, ये चीजें तो आपके लिए बेसिक हो गई अब तो। बस xa/3 लिख दो यहाँ पर, ठीक है। तो लीवर आर्म आपका d-xa/3 हो चुका है, क्लियर है। अब आते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पर WSM को हम एक मेथड कहते हैं डियर स्टूडेंट, वर्किंग स्ट्रेस मेथड को हम स्ट्रेस कंट्रोल मेथड भी कहते हैं, पिछली क्लास में बताया था, इसको बुलाया था स्ट्रेस कंट्रोल मेथड। और जब हम बात करते हैं LSM की, तो LSM को कहा जाता है स्ट्रेन कंट्रोल मेथड। पूछा भी जाएगा आपसे, ये क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं कि बताएगा WSM और LSM में किसको स्ट्रेस कंट्रोल मेथड बोला जाता है और क्यों बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारे सारी की सारी बातें जो है ना, एक्चुअली में WSM में आप सुनते रहोगे, आगे काफ़ी लंबी बातें हैं, तो मोस्ट ऑफ बातें जो होंगी आपकी सारी की सारी WSM में वो सब स्ट्रेस कंट्रोल की बातें होंगी। जैसे अभी मैं आपको क्रिटिकल डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस बताऊंगा, तो वहाँ पर भी मैं बस स्ट्रेस डायग्राम से ही काम कराऊंगा। अभी मैं जब आपको बैलेंस सेक्शन या अंडर इन्फोर्समेंट सेक्शन और ओवर इन्फोर्समेंट सेक्शन समझाऊंगा, तो वहाँ पर भी मैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस की बात करता हूँ, अभी देखते रहना आप। लेकिन जब मैं LSM की बात करता हूँ तो वहाँ पर स्ट्रेन कंट्रोल की बात करते हैं, तो स्ट्रेन आपका इतने से कम नहीं होना चाहिए। चलिए, तो स्ट्रेन कंट्रोल मेथड इसको बोला जाता है, ध्यान रखना, स्ट्रेन कंट्रोल मेथड। That means the WSM working stress method is also known as strain control method, modular ratio method and elastic method। ध्यान रखिएगा, इसके कई सारे के नाम मैंने आपको गिना दिए। तो ये हो गया जी आपका स्ट्रेन कंट्रोल मेथड। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारी टर्म्स है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। दोस्तों, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस तो सब लोग समझ ही गए हैं, न्यूट्रल एक्सिस एक प्लेन है, बीम का वो प्लेन जहां पर आपके बेंडिंग स्ट्रेसेस जीरो हैं, है ना, यही है, यही तो है। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस जीरो है तो बस हो गया। देखो यहां पर हम क्या करेंगे, फ्रॉम द स्ट्रेन डायग्राम, फ्रॉम स्ट्रेन डायग्राम हमको करना, सॉरी स्ट्रेस डायग्राम नॉट स्ट्रेन। जैसे आप LSM में जाते हो तो वहां पर स्ट्रेन डायग्राम लेते हैं। अब देखना जरा ध्यान से,
हमारे पास कुछ ऐसा था डायग्राम डियर स्टूडेंट, स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेन डायग्राम जो है कुछ ऐसा है ना। प्यार से देखो यहाँ पर, ये वाली जो वैल्यू है स्ट्रेस की सिग्मा CBC है, और यहाँ पर जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट आपका सिग्मा ST/m है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आप ये वैल्यू भी जानते हैं कि ये वाली वैल्यू सर कितनी है, पहले बता चुका हूँ मैं सर। इसको हम अब यहाँ पर क्या है ना, क्रिटिकल डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस को मैं XC से डिनोट करता हूँ। XC है क्या चीज़, थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि एक तरह की डेप्थ ही है, XA की तरह ही है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि XC और XA सेम है, मान लेते हैं। वैसे जो हमारा बैलेंस सेक्शन होता है दोनों सेम होते हैं उसके लिए, ठीक है, मान लो कि दोनों सेम है, एक तरह की डेप्थ है न्यूट्रल एक्सिस की टॉप से, ठीक है, भले उसकी सिचुएशन होंगी अलग अलग, उस पर आऊँगा मैं आगे। मान लिया हमने कि ये क्या है, XC है ना कि XA है, मान लिया थोड़ा देर के लिए। चलो, तो आप बोलते हैं कि सर ये डिस्टेंस तो D हो जाएगा, D माइनस XC हो जाएगा, खत्म करो बात को। अरे समझ गए बात को भाई, जो टोटल इफेक्टिव डेप्थ है ना आपकी, तो D में से माइनस करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम लगाएंगे अब सिमिलर ट्राइंगल बाय सिमिलर ट्राइंगल, बाय सिमिलर ट्राइंगल। दोस्तों सिमिलर ट्राइंगल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल। जानते हो सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है, नहीं जानते। सिमिलर ट्राइंगल लगाने से आपका क्या होगा, जैसे कि सिग्मा CBC अपॉन XC इज इक्वल टू सिग्मा ST/m होल अपॉन D माइनस XC। क्या कर दिया सर आपने, ये पाप, कुछ पाप नहीं। देखो, दिस अपॉन दिस इट शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल का मतलब यही है, लीनियर रिलेशन का मतलब यही है। समझ के बात को, लिख सकते हो ना, लिख सकते हैं सर। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको देखिएगा ध्यान से, सिग्मा CBC अपॉन XC इज इक्वल टू सिग्मा ST अपॉन m D माइनस XC भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो, है ना, बिल्कुल लिख सकते हो। यहीं से मैं इसको इधर ले आ रहा हूँ, m D माइनस XC, है ना, और आपका यहाँ पर ठीक है, और सिग्मा CBC इज इक्वल टू सिग्मा ST अपॉन XC। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ काम करते हैं हम, कुछ काम करते हैं। काम कैसे करोगे, खोल दो इसको, खोल लेते हैं इसको, देखो कैसे खोलोगे सर। MD सिग्मा CBC ऐसे तो होगा, MD सिग्मा CBC माइनस MXC ऐसे तो होगा, MXC खो सकते हैं। देखो, या एक काम करो, आप इसको हटा दो, अभी एक काम करो, इसको तो रहने दो, सिग्मा CBC को भी यहाँ से भी थोड़ा देर के लिए कंफ्यूज जाओगे आप, सिग्मा CBC को यहाँ ही रहने दो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आया मैं, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ से इसको खोलोगे तो सर ये हो जाएगा MD, हाँ हो जाएगा, माइनस MXC अपॉन XC, क्या ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। कर सकते हो ना, ऐसा कर सकते हो। यहीं से इसको देखा जाए, एक्चुअली मेरा मकसद क्या है, हाँ MXC ये है XC, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं जी। यहाँ से आपका सिग्मा ST अपॉन सिग्मा CBC आपका चलते जा रहा है। यहाँ से एक काम करो, आप एक काम करो सर, सिग्मा CBC का मल्टीप्लाई कर दो अगर आप, है ना, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं आप, देखना जरा ध्यान से, M सिग्मा CBC अपॉन सिग्मा ST, है ना, M सिग्मा CBC अपॉन सिग्मा ST, दिस इज इक्वल टू XC अपॉन D माइनस XC। ऐसे भी कर सकते हो, बात तो एक ही है यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो सिग्मा ST अपॉन M सिग्मा CBC, ठीक है ना, इज इक्वल टू D माइनस XC अपॉन XC। कुछ नहीं है, बस खेल है, बस छोटा सा खेल है आपके साथ जो खेला जा रहा है।
यहीं से आप d अपॉन XC माइनस 1 कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू सिग्मा ST अपॉन M सिग्मा CBC कर सकते हैं। यहीं से देखा जाए तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सर, d माइनस मतलब कि इसको ऐसे कर सकते हैं कि सर सिग्मा ST अपॉन M सिग्मा CBC है ना, प्लस 1 कर सकते हैं सर, दिस इज इक्वल टू d अपॉन XC है ना। तो यहाँ पर हमारा देखो सिग्मा ST कुछ नहीं है, वैसे मैं फालतू के इसमें समय लगा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली एक्सप्रेशन भी लिख सकता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। M सिग्मा CBC क्या था, प्लस 1 हो गया ना, सिग्मा CBC प्लस 1 दिस इज इक्वल टू सिग्मा ST अपॉन D था क्या, देख लेते हैं एक बार, d अपॉन XC ठीक है, d अपॉन XC। चलो खैर, तो यहां से देखा जाए सिग्मा ST प्लस M टाइम्स ऑफ सिग्मा CBC अपॉन M सिग्मा CBC दिस इज इक्वल टू d अपॉन XC। यहीं से अगर आप इसको उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाएगा M सिग्मा CBC अपॉन M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इज इक्वल टू XC अपॉन D। यहीं से आप लिख सकते हैं इसको XC इज इक्वल टू M सिग्मा CBC मतलब कि M सिग्मा CBC अपॉन M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू D। या इसी चीज को हम लिख सकते हैं सर XC इज इक्वल टू MC अपॉन MC प्लस T इंटू D। तो ये है फाइनल एक्सप्रेशन जो है XC इज इक्वल टू, ये जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो ऐसा है कुछ, ये कुछ है, इसी के लिए हम इतना कर रहे थे, क्योंकि सिग्मा CBC को मैं C लिखता हूँ, वही चीज़ है वो, सिग्मा ST को मैंने यहाँ पर T लिखा, सिग्मा CBC को C, ये चीज़ कर दी है। तो ये है एक्सप्रेशन, ये आपका सिमिलर ट्रायंगल से आता है, ये क्या आता है, सिमिलर ट्रायंगल से आता है। तो मतलब ये जो क्वेश्चन है आपका कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी मैंने यहाँ पर, इसमें आप जाना भी मत, क्योंकि कोई फायदा भी नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सिमिलर ट्रायंगल से ही आपका आता है, और किस पे करते हैं, स्ट्रेस डायग्राम पे करते हैं, इसलिए स्ट्रेस कंट्रोल भी कहते हैं। खैर हमारा यहाँ पर मुद्दा ये था कि हमें क्रिटिकल डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस के लिए फॉर्मूला मिल गया। क्रिटिकल डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस दैट मीन्स द XC दिस इज इक्वल टू MC अपॉन MC प्लस T, ये हमें मिल चुका है डियर स्टूडेंट, ये मिल चुका हमें, इसी की जरूरत थी, यही दिक्कत थी डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, चलो वो तो आपने समझ गए। तो XC क्या है, एक आपका क्रिटिकल डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस है, ये क्या है इसको समझना, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है दोस्तों, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, क्या है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज व्हाट, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, XC critical depth of neutral, this is the critical depth of neutral axis, this is the depth of neutral axis, such that stress in depth of neutral axis such that maximum permissible stress in steel and concrete simultaneously, है ना, concrete क्या हो रहा है, obtained at same time, maximum permissible stress in steel and concrete obtained at the same time, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, obtained at the same time, ये simultaneously लिख सकते हैं, obtained at same time। समझ गए बात को, मतलब कि मैं कहूं कि जब आपका सिग्मा सी मैक्सिमम स्ट्रेस पर कंक्रीट पहुंच गया था, उसी दौरान आपका स्टील में भी सिग्मा ST अपॉन M मैक्सिमम पर ये पहुंच चुका था, ये कहानी है डियर स्टूडेंट। ऐसा नहीं कि एक में कम होगा इसमें ज़्यादा होगा, मतलब कि कंक्रीट में मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच रहा है सिग्मा CBC में, तो स्टील में भी उसी दौरान जब आपका उसी टाइम पर आपका सिग्मा ST अपॉन M पहुँच गया होगा, उसी दौरान आपकी जो ये डेप्थ पाई जाएगी, इसी को कहेंगे हम क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। मतलब कि जो एक्चुअली जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो तब्दील हो जाएगी XC में, और एक्चुअली में बैलेंस सेक्शन के केस में होता है ऐसे,
बैलेंस सेक्शन के केस में इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक्चुअली जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है एक्स ए, वो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में तब्दील हो जाती है आपके बैलेंस सेक्शन के केस में। समझे बात को? समझे नहीं समझे? खैर इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं, तो आप बढ़ें, क्योंकि आगे जो मेरा बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन का टॉपिक रहता है दोस्तों लोगों का, वो रहता है सर बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन क्या होता है, अंडर इन्फोर्समेंट सेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन मतलब कि क्रिटिकल सेक्शन, इकोनॉमिक सेक्शन, ये क्या होते हैं सर। दूसरी बात, बैलेंस सेक्शन, अंडर इन्फोर्समेंट सेक्शन और ओवर इन्फोर्समेंट है, 3 सेक्शन है। इनमें बहुत बड़ा कंफ्यूज रहता है लोगों को, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इतनी सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, इतनी सामान्य भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा कि कभी भूलोगे नहीं। एक मेरा लीगल तरीका होगा समझाने का, एक इलीगल तरीका होगा। लीगल तरीका से समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इलीगल तरीके से समझ पाए तो वो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि मेनली आपका फोकस होना चाहिए कि आपसे जब क्वेश्चन पूछे पैनल के द्वारा कि बताइए जी बैलेंस सेक्शन को थोड़ा समझाओ जरा, या क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि ये काम खत्म नहीं हुआ है अभी आपका, ये तुम्हारा कंटिन्यू है बैलेंस सेक्शन, अंडर इन्फोर्समेंट सेक्शन और ओवर इन्फोर्समेंट के लिए। क्योंकि जब आप ये चीज़ें पढ़ते हो, देखो यहाँ पर जब आप क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पढ़ोगे या एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए जो आपने एक्सप्रेशन निकाला, तो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आपको किसमें, बैलेंस सेक्शन, अंडर इन्फोर्समेंट सेक्शन में। तो अगली सभा में मैं आपको इसको कंटिन्यू कराता हूँ कि आपकी किस तरह से ज़रूरत पड़ती है बैलेंस में और किस तरह से पड़ती इन चीज़ों की ज़रूरत ओवर में और किस तरह से पड़ती है अंडर में। तो चलिएगा अगली क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका होने वाला है बीम का, तो ज़रूर आप क्लास में रहेंगे उसमें और क्लास को ज़रूर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।